हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राकेश सक्सेस क्लास पर। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी का स्टैटिक जीके, ठीक है, यानी कि 70 प्लस प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सब मेरा पार्ट 1, पार्ट 2, ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिएगा, उसमें भी अच्छे कंटेंट के साथ आप सबको बताए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट 3 है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें भी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। यानी कि पिछला वीडियो भी, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 हमने अच्छे तरीक़ा से डिस्कस किया है, तो आप सब नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगर फ्रेंड्स आप लोग मेरे वीडियो को एक शेयर कर देते हैं तो आपके लिए एक प्रयास हमारे लिए एक हेल्प हो सकता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि नाइजर नदी। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, नाइजर नदी है जो नाइजीरिया में बहने वाली एक नदी है, ठीक है। कहाँ पर? नाइजीरिया में। फ्रेंड्स, इस नदी को किस नाम से, यानी कि तेल नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, क्यों आके जानते हैं? तो फ्रेंड्स, इस नदी में जो है पाम तेल, ठीक है, यानी कि पाम तेल जो है इसका परिचालन ज़्यादा होता है, ठीक है। यह नदी गिनी की खाड़ी में, पूछता है कि नाइजर नदी कहाँ गिरती है, तो गिनी की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। इसको नोट करते चलिएगा। फ्रेंड्स, इसका लोकेशन को बात करें तो नाइजर नदी जो है अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है, यानी कि अफ्रीका की सबसे तीसरी लंबी नदी है, ठीक है। अब चलिए ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। लिम्पोपो नदी। फ्रेंड्स, पूछता है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, ठीक है, यानी कि लिम्पोपो नदी है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए, देखिए जायरे नदी या कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटता है, ठीक है। यहाँ पर नोट करते चलिएगा, लिम्पोपो नदी है जो, यानी कि मकर रेखा को 2 बार, जायरे या इसका 2 नाम है फ्रेंड्स, जायरे या कांगो नदी, ठीक है, जो विषुवत रेखा को 2 बार काटता है। अब भारत में है कर्क रेखा, ठीक है, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो फ्रेंड्स, आपसे पूछता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली वह कौन सी नदी है, तो नोट करते चलिएगा माही नदी, ठीक है। इस तरह जाती है और इस तरह फिर लौट कर आ जाती है, यानी कि ये तीनों पॉइंट आप सबको याद करना जरूरी है, ठीक है, ये आपसे पूछता रहता है। अब फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि नील नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, यानी कि ये विक्टोरिया झील से निकलती है। अब फ्रेंड्स, ये भी पूछता है कि नील नदी पर एक बांध है, ठीक है, बांध पूछता है, तो बांध बताइए, यानी कि आसवन बांध इसी नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, हमने 4 ऑप्शन को डिस्कस किया और अच्छे से समझाया, अच्छे से और बताया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसलिए आपके लिए एक शेयर बन सकता है, ठीक है। आप मेरे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अभी तक आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जाकर जरूर कीजिएगा, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ब्लॉक पर्वत नहीं है? आपको बताना है कि ब्लॉक पर्वत कौन सा नहीं है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एटलस। तो फ्रेंड्स, एटलस जो है मुर्दार पर्वत है, ठीक है। क्या है? एटलस पर्वत मुर्दार पर्वत है। बाकी सारे जो हैं सियरा नवादा, ब्लैक फॉरेस्ट और साल्ट रेंज, ये सब हैं जो आपका ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सियरा नवादा के बारे बात करें तो फ्रेंड्स, ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है, जबकि ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है यह यूरोप में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? यूरोप में, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, साल्ट रेंज जो है फ्रेंड्स सबसे फेमस है, ये कहाँ पर है? आपका पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, एटलस पर्वत की लोकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, एटलस पर्वत जो है पश्चिमी उत्तर, यानी कि अफ्रीका में स्थित है, ठीक है, यानी कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में स्थित है एटलस, ठीक है। अब फ्रेंड्स, इसकी कुल लंबाई की बात करो तो 2500, ठीक है, 2500 किलोमीटर इसका जो पर्वत का जो श्रृंखला है फैला हुआ है, ठीक है, 2500 किलोमीटर तक, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका और मतलब कि कहाँ कहाँ विस्तृत है, इसका जो लोकेशन है देखिए, यह जो है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया तक फैला हुआ है, ठीक है, ट्यूनीसिया तक फैला हुआ है। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है, ठीक है, मिलान देखना है कौन सा असत्य है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी, ठीक है। यानी कि कीजल कुम है जो यानी कि सऊदी अरब में स्थित नहीं है। तो कहाँ स्थित है, चलिए इसके बारे में जानेंगे। देखिए कीजिल कुम जो है यह मध्य एशिया में स्थित एक रेगिस्तान है, ठीक है। कीजिल कुम है जो मध्य एशिया में स्थित एक रेगिस्तान है, ठीक है। इसके लोकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स ये जो है आमू दरिया, पूछता है कि कीजिल कुम कहाँ है, यानी कि आमू दरिया और सिर दरिया के बीच में दुआब में स्थित है, ठीक है। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसका अधिकांश भाग का जो हिस्सा है एक देश पड़ता है कजाकिस्तान, यानी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में आता है, ठीक है। इसका जो हिस्सा है जो फ्रेंड्स, इसका हिस्सा जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में आता है। हालांकि एक छोटा सा जो भाग है एक देश है तुर्कमेनिस्तान में भी पड़ता है। एक छोटा सा इसका भाग है जो कि इसका तुर्कमेनिस्तान में भी पड़ता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। देखिए एगो पूछता है सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरब में याद रखिएगा, सऊदी अरब में एक मरुस्थल है, उसका मरुस्थल का नाम है, याद कीजिएगा, यानी कि नाफूद, ठीक है। नाफूद जो है मरुस्थल है। एक और मरुस्थल बता रहे हैं आपको, रब अल खाली, ठीक है। ये बहुत फेमस है, इसको याद रखिएगा, रब अल खाली, ये खाली ना, ये सऊदी अरब में स्थित मरुस्थल है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए इसके बारे में जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि दस्त-ए-कबीर, दस्त-ए-कबीर ईरान में तो है ही है। चलिए इसके बारे में जानेंगे। कलहारी मरुस्थल जो आप सब पढ़ते होंगे तो ये फेमस है, ठीक है। कलहारी मरुस्थल पूछता है तो ये बोत्सवाना में है। बोत्सवाना पूछेगा किस महादेश में है, तो अफ्रीका महादेश में है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। कलहारी मरुस्थल, इसका लोकेशन का बात करते फ्रेंड्स, ये कहाँ कहाँ माने कौन सा किस किस देश में ये फैला हुआ है कलहारी मरुस्थल, ठीक है। तो चलिए देखिए, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, यानी कि सीमा पर यानी कि लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, ठीक है, कलहारी मरुस्थल। इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसका क्षेत्र जानिए गए, यानी कि बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में यानी कि फैला हुआ है। यानी कि इसका कितना विस्तृत बताए हैं, 9 लाख, ठीक है, 9 लाख बताए हैं, मतलब वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब चलते हैं न्यूबियन मरुस्थल जो कि सूडान में है, ठीक है। न्यूबियन मरुस्थल जो कि सूडान में है। इसका दिशा की बात करें तो फ्रेंड्स यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक फैला हुआ है, ठीक है। यह उत्तर पूर्वी तक फैला हुआ है। यह सहारा रेगिस्तान के यानी कि पूर्वी में विस्तार है, ठीक है। यानी नूबियन जो मरुस्थल है, ऑप्शन नंबर सी है जो नूबियन मरुस्थल है, जो यह सहारा मरुस्थल, आप सबको पता होना चाहिए कि सहारा मरुस्थल पूछता है कि कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। लेकिन इसके बारे में हम बता रहे हैं, नूबियन मरुस्थल जो कि सहारा मरुस्थल के पूर्वी विस्तार में है, यानी कि पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। यह मरुस्थल यानी कि नील नदी और लाल सागर के बीच में स्थित है। नूबियन मरुस्थल है जो नील नदी और लाल सागर के बीच में स्थित है। तो आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है, ठीक है। तो चलिए इसमें पर्वत दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, काकेकस, ठीक है। यानी कि ये जो ये पर्वत है आपका रूस में स्थित है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। काकेशस जो पर्वत है फ्रेंड्स यह स्थित है, ठीक है, यानी कि ये रूस में स्थित है। आपको यह पता होना चाहिए फ्रेंड्स। काकेकस पर्वत की बात करो तो कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच में स्थित है, ठीक है। काकेकस जो पर्वत है इसके लोकेशन के बात करते हैं, कैस्पियन सागर, ठीक है, और काला सागर के बीच में स्थित है। यह जो है फ्रेंड्स, यह पर्वत जो है एशिया और यूरोप की सीमा पर अवस्थित है, ठीक है। काकेशस जो पर्वत है यह एशिया और यूरोप की सीमा पर स्थित है। जबकि जो एटलस पर्वत है आप सबको ऊपर ही बताए हैं, यह जो है उत्तर पश्चिम यानी कि अफ्रीका में एपिनाइन पर्वत यानी कि इटली में स्थित है, ठीक है। एपिनाइन पूछेगा तो इटली में स्थित है, इसको याद रखिएगा। एटलस पूछेगा तो इसको दक्षिण पूर्व अफ्रीका में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 5 नंबर, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है। आपको बताना है कि किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है। ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, ठीक है। तो चलिए इसके करेक्ट आंसर के बारे में जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बांग्लादेश, ठीक है। तो फ्रेंड्स बांग्लादेश को बात करें तो जो बांग्लादेश है भारत के साथ ज़्यादा सीमा
इसका लगता है कितना, इसको नोट करते चलिएगा, 40-96 किलोमीटर। ठीक है, ये इतना दूरी यानी कि भारत के साथ लगता है। ठीक है, ये तो बात हो गया। चलिए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। जिससे पूछता है कि बांग्लादेश के साथ यानी कि 5 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों का सीमा यानी कि भारतीय राज्य 5 राज्य जो है बांग्लादेश से सटा हुआ है। कौन कौन राज्य है देखिए, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, ठीक है, यानी कि WB शॉर्ट में कहे तो वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, कॉपी और पेन आपके हाथ में होना चाहिए। जब हम बोल रहे हैं आपको इसको नोट करते चलिएगा। बांग्लादेश के साथ सटे हुए राज्य कौन कौन सा है, यानी कि 5 राज्य है, वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ठीक है, ये बांग्लादेश के साथ सटा हुआ है। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए कि हमारा पड़ोसी देश को है 7 गो है। ठीक है, आपको तो याद होना चाहिए। देखिए एक बार में एक लाइन में बोल देते हैं, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। ये 7 देश जो है भारत के साथ लगा हुआ है, यानी कि पड़ोसी देश है। ठीक है, इसमें आपसे प्रश्न बन जाता है कि वह देश बताइए जो भारत के साथ कम सीमा लगता है, सबसे कम। तो वो है आपका फ्रेंड्स अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान है जो 106 किलोमीटर दूरी लगता है यानी कि भारत के साथ। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। यानी कि भारत के साथ ऐसा कौन सा देश है जो सबसे छोटी दूरी यानी कि कम दूरी तय करता है, तो वो है आपका अफगानिस्तान। कितना, 106 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा ये बात हो गया। अब ये बात पूछता है फ्रेंड्स कि भारत के पड़ोसी देश ऐसा बताइए जो तटीय सीमा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि तटीय सीमा से जुड़ा हुआ है, वो है आपका श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, अब ये भी पूछता है फ्रेंड्स कि ऐसा देश बताइए, भारत के पड़ोसी देश जो जल और थल से दोनों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा 3 देश है। कौन कौन, पाकिस्तान हो गया आपका, एक बांग्लादेश हो गया और म्यांमार हो गया। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। अब चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ठीक है, यानी कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम। चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका लोकेशन की बात करते ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम यानी कि किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये भी पूछता है कि टाइगर यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व संरक्षण का तहत यानी शामिल किया गया कब, 1983 में। ठीक है, 1983 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, ये भी पूछता है। चलिए अब जान लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में नामदफा आप सब सुने होंगे, फेमस है। नामदफा जो है अरुणाचल प्रदेश में सबसे फेमस है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। जिम कार्बेट ये है उत्तराखंड में, काजीरंगा जो है आपका आसाम में स्थित है। तो फ्रेंड्स इतना तो आपको पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका 7वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा द्रविड़ियन यानी कि महाकल्प की चट्टानें नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धरवाड़। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। धरवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के यानी कि रूपांतरण अथवा भ्रंश से हुआ है। ठीक है, कैसे हुआ है, यानी कि आर्कियन क्रम के चट्टानों से यानी कि रूपांतरण से यानी कि भ्रंश से हुआ है। ठीक है, इसके बारे में और थोड़ी शुष्क यानी कि खेती अपनाई जाती है। ठीक है, फ्रेंड्स भारत में शुष्क और अर्ध शुष्क ठीक है क्षेत्र के अंतर्गत आपका राज्य कौन कौन सा होता है पूछता है। तो राजस्थान, कठियावाड़ यानी कि जो कि गुजरात में पड़ेगा, यह प्रायद्वीपीय भारत की यानी कि पृष्ठीय छाया प्रदेश आदि आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या थी। ठीक है, यानी कि जनगणना 2011 के तहत आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जनगणना कितने वर्ष पर होता है,
10 वर्षों का होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहले पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या देखने को मिला है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्वी चंपारण। ठीक है, पूर्वी चंपारण। फ्रेंड्स ये भी पूछता है कि बिहार का ऐसा जिला बताओ जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, यानी कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में हो, वो है आपका पश्चिमी चंपारण। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए पूछता है फ्रेंड्स कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पूछेगा तो पटना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पूछेगा तो पटना हो जाएगा। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला पूछेगा तो शिवहर। ठीक है, यानी कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला पूछेगा तो शिवहर। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत पूछेगा तो फ्रेंड्स प्रतिशत में आपका पटना ही आएगा। ठीक है, अब न्यूनतम जनसंख्या यानी कि प्रतिशत पूछेगा, यानी कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत यानी कि समस्तीपुर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और सारा प्रश्न बनता है जैसे मैं आप सबको बता रहे हैं। इसका कभी कभी परसेंटेज पूछ देता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि परसेंटेज तो उतना खास है भी, लेकिन आपको अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे पूछता है आपका कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले बिहार के 4 जिले हैं। ठीक है, पूछता है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले बिहार के 4 जिले हैं। तो चलिए 4 जिले के बारे में जानते हैं। देखिए पूर्वी चंपारण हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, मधुबनी हो गया, ठीक है, और समस्तीपुर हो गया। इसको याद रखिएगा। देखिए इसको पहला नंबर कर लीजिएगा, इसको दूसरा नंबर कर लीजिएगा, इसको तीसरा नंबर कर लीजिएगा, इसको चौथा नंबर पाएगा। ठीक है, तो ऐसे अगर पूछेगा कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले बिहार के कितने ज़िले हैं, तो 4 ज़िले हैं। पहला आएगा पूर्वी चंपारण, दूसरा आएगा मुजफ्फरपुर, ठीक है, तीसरा आएगा मधुबनी और चौथा आएगा समस्तीपुर। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे प्रश्न आएंगे जो कि बहुत सारे ज्ञान देकर जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे नॉलेज देके जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप सब वीडियो में बने रहिएगा। देखिए 10वां क्वेश्चन है आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित यानी कि एससी की प्रतिशत है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी जनगणना से रिलेटेड है। तब पूछा है कि आपको राज्य बताना है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी प्रतिशत किस राज्य में है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरियाणा। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंजाब। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। तो फ्रेंड्स कहा जाए तो इस यहाँ पर मतलब कि एससी यानी कि अनुसूचित जाति की प्रतिशत कहा जाए तो यहाँ पर 31.9% स्थित है, यानी कि यहाँ पर एससी। ठीक है, यानी कि 31.9, इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया फ्रेंड्स। अब पूछता है, ठीक है, अब पूछता है, देखिए इससे आधारित हम 2-4 प्रश्न आपको बता रहे हैं जिससे पूछेगा कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा। देखिए यहाँ पर अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा तो फ्रेंड्स यूपी हो जाएगा। ठीक है, जिससे हम क्वेश्चन को पूछ रहे हैं वैसे ही आप अपना कॉपी पर नोट करते चलिएगा। ठीक है, हमने अभी बताया, क्या बताया है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य। ठीक है, यह है आपका उत्तर प्रदेश। जैसे फिर पूछेगा कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति, ठीक है, यानी कि जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य। ठीक है, क्या पूछा, प्रतिशत वाला राज्य, तब पंजाब, जैसे अभी पूछा है। ठीक है, अब पूछेगा फ्रेंड्स आपसे कि न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। क्या पूछे हम क्या बोलें, न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ठीक है, ऐसे पूछता है। ये भी पूछता है फ्रेंड्स, इसको भी नोट करते चलिएगा कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, यानी कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम। ठीक है, अब एक और प्रश्न बनता है कि न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी कि जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्रों में बांटा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। आपका 12 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है। आपको बताना है कि यूरोप की मुख्य नदी कौन सा है।
ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करूँ तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि डेन्यूब। तो फ्रेंड्स डेन्यूब जो है यूरोप का प्रमुख नदी है, ठीक है। जबकि फ्रेंड्स इसका यानी कि ऑप्शन नंबर ए की बात कर ले, डार्लिंग नदी, पूछता है कि डार्लिंग नदी कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, डार्लिंग नदी जो है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये भी पूछता है हांगहो, ठीक है, हांगहो नदी जो है ये चीन में स्थित है। अमेजन जो नदी है यह दक्षिण अमेरिका में, साउथ यानी कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है अमेजन नदी, ठीक है। फ्रेंड्स इसका बात करें डेन्यूब नदी के बाद अगला क्वेश्चन पर 13 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है, ठीक है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर की बात करो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बंगलुरु, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं, देख लेते हैं और सारे जैसे कि फेमस जो है हवाई अड्डे, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे पूछेगा आपसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, यानी कि गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर पूछता है कि श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर यानी कि पंजाब में स्थित है। कैंपगोड़ा पूछा है आपका कर्नाटक बेंगलोर, ठीक है, अभी तो पूछा है। फिर पूछता है कि बीजू पटनायक हवाई अड्डा जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, ठीक है। कोझिकोड पूछता है, तो कोझिकोड आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर है, कालीकट यानी कि केरल में। आपका पूछता है कि चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये आपका चेन्नई में। फिर पूछता है कि कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो आपका कोच्चिन में है। फिर पूछता है कि कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो कोयम्बटूर में। एक फेमस पूछता है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये आपका राजधानी कहाँ है आपका, तो दिल्ली में स्थित है, यानी कि नई दिल्ली में। तो इंदिरा गांधी कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली। इसको इतना याद रखिएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स सबका कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि जूट संगठन की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये भी। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना बात करें तो फ्रेंड्स इसका स्थापना कब हुआ था, 1984 में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1984 में। देखिए चलिए चलते हैं इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन यानी कि स्थापना इसका हो गया 1984 में, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है यानी कि ढाका में है, ठीक है। कहाँ पर है, ढाका में है। बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है, ढाका, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ये जानकारी होना चाहिए कि पहले जूट मिल जो है यानी कि भारत में पहली जूट मिल की स्थापना कब की गई थी, तो 1855 में, ठीक है, 1855 में। कहाँ पर, कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में। तो ये भी पूछता है फ्रेंड्स कोलकाता के जो वेस्ट बंगाल की राजधानी जो है कोलकाता है। तो ये पूछता है कि कोलकाता किस नदी किनारे है, तो हुगली नदी किनारे, ठीक है, हुगली नदी किनारे। तो ये पता होना चाहिए आपको कि सबसे पहले यानी कि भारत में जूट मिल की स्थापना 1855 में हुआ था, अभी बताएं आपको कहाँ पर, तो कोलकाता में, ठीक है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा जान लीजिए, भारत में कच्चे यानी कि जूट के सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक, ठीक है, यानी कि भारत जो है। ये भी पूछता है फ्रेंड्स, इसको भी नोट करते चलिएगा। जैसे कि पूछता है कि विश्व में जूट का उत्पादन यानी कि विश्व में जूट का उत्पादन भारत कितना % करता है, तो 60%, ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीनतम यानी कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ठीक है, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुलडीहावा, ठीक है। तो कुलडीहावा, तो चलिए फ्रेंड्स कुलडीहावा जानते हैं, कुलडीहावा कहाँ पर स्थित है। देखिए इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में यानी कि स्थित है। किस नदी पर है, तो बेलन नदी, ठीक है, ये बेलन नदी पर स्थित है कुलडीहावा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर है, ठीक है, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक है, यानी कि हड़प्पा कालीन नगर, मोहनजोदड़ो, गनिडिवाल, धौलावीरा, ठीक है।
तो फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि पूछता है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेडीवाल तथा धौलावीरा हड़प्पा कालीन के 4 विशाल नगर थे। ठीक है, यानी कि हड़प्पा कालीन के 4 विशाल नगर थे। हड़प्पा में फ्रेंड्स शवों को दफनाने का क्रिया थी। ठीक है, यानी कि हड़प्पा के लोग यानी कि शव को क्या करते थे, यानी कि लाशों को दफनाते थे। जबकि मोहनजोदड़ो में फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो की बात करें तो वहाँ पर जलाने यानी कि लाश को जलाने का प्रथा थी। इतना तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, यानी कि लाखों को दान देने वाला। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप सबको पता भी होगा, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को यानी कि लाखों का दान देने वाला कहा जाता है। ठीक है, ये भी पूछता है फ्रेंड्स कि 2.5 दिन की झोपड़ी बनाने वाला कौन था, तो यही था। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ी बनाने वाला कौन था, यही था। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण यही करवाया था। ठीक है, लेकिन कुतुब मीनार जो कि अधूरा रह गया था उसको पूरा करवाने वाला कौन था, इल्तुतमिश था। इसको भी नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। बलबन जो है लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला ये शासक था। बलबन बहुत खतरनाक था। अब बताइएगा आप आराम शाह के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है, यानी कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करो तो बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 434। ठीक है, 434। देखिए 434 कब, यानी कि 28 दिसंबर, सॉरी ये भी पूछता है कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, कहाँ पर, तो मुंबई में। तो ये भी पूछता है फ्रेंड्स उस जिस कॉलेज में हुआ था वो कॉलेज का नाम यानी कि महाविद्यालय का नाम पूछता है। तो याद रखिएगा गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि चटगांव यानी कि शास्त्रागार यानी कि छापेमारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूर्य सेन। ठीक है, यानी कि सूर्य सेन द्वारा ये बनाया गया था। कब, 1930 में। कब, 1930 में। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, लंदन में इंडियन यानी कि होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ठीक है, किसने की थी, होम रूल यानी कि कब हुआ था, ये भी याद कीजिएगा, 1905 में। ठीक है, श्यामा जी यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्यामा जी कृष्ण वर्मा। ठीक है, यानी कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किए थे। ठीक है, चलिए आइए भी पूछता है फ्रेंड्स कि इंडियन हाउस का स्थापना कौन किया था, ये इन्होंने किया था, यानी कि श्याम जी कृष्ण वर्मा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपका कि 1909 में इंडियन यानी कि काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, यानी किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, यानी कि कब, 1909 में। कब, 1909 में। आगे भी पूछता है फ्रेंड्स कि पार्लियामेंट सुधार अधिनियम इसको भी कहा जाता है, यानी कि किसको, 1909 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन ओपिनियन नामक अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था। ठीक है, यानी कि इंडियन ओपिनियन जो था यानी कि महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। इसको आप पता होना चाहिए। महात्मा गांधी यानी कि दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन एक बुक लिखे थे। तो ये जो था फ्रेंड्स गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। यानी कि पूछता है हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, यानी कि तीनों भाषाओं में। ठीक है, यानी कि इसको याद रखिएगा, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी का बुक है। ठीक है,
उनका नाम है। तो पूछा है कि किस भाषा में, तो हिंदी में, गुजराती में और अंग्रेजी में और तमिल में। तमिल भी नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वामी सहजानंद। तो फ्रेंड्स कब, 1936 में। कब, 1936 में, ठीक है, ठीक है, यानी कि अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, ठीक है, यानी कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था, लेकिन 5 फरवरी 1922 को, यानी कि गोरखपुर के निकट, यानी कि चौरा चौरी घटना की वजह से, यानी कि गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को, यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की गई, ठीक है। तो ये भी इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी एक क्या पूछता है, देखिए ऐसे प्रश्न पूछता है कि असहयोग आंदोलन किस आंदोलन की वजह से वापस, यानी कि गांधी जी को वापस लेना पड़ा। तो ये चौरा चौरी का कांड था, कब, 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हो गया। इसकी वजह से गांधी जी को असहयोग आंदोलन का वापस लेना पड़ा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। आप सब इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय यानी कि सांकेतिक नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चालू खाते की घाटा, ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घरेलू उपभोग, ठीक है, यानी कि घरेलू उपभोग के आधार पर, यानी कि गरीबी रेखा का मापन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आर्टिकल 280 है, ठीक है, यानी कि आर्टिकल 280 है जो वित्त आयोग का गठन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 29 नंबर कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या यानी क्रमशः 18 और 20 है। तो इस तत्व में द्रव्यमान संख्या कितना है, ठीक है, इस तत्व में द्रव्यमान संख्या। तो फ्रेंड्स द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या आप जोड़ देंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 38। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 30 नंबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, यानी कि आरबीआई के संबंध में, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करो तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स यह केंद्र सरकार का बैंकर है, ठीक है, यह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू भी करता है, केंद्र सरकार की ओर से ऋण जारी करता है और उनका प्रबंधन भी करता है आरबीआई का। फ्रेंड्स आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर कि समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोनार। सोनार ऐसा यंत्र है जो यानी कि समुद्र में कोई भी डूबी हुई वस्तु होगी इसके माध्यम से हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि संतरा फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, यानी कि संतरा फॉर्मिक अम्ल। तो जो फॉर्मिक अम्ल है फ्रेंड्स तो ये है आपका कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल किस में होता है, लाल चींटी, जब लाल चींटी काटती है तो उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। बिच्छू जब डंक मारती है तो उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। साइट्रिक, अब ये बता रहा कि साइट्रिक अम्ल जो है किस में होता है, तो साइट्रिक अम्ल खट्टे चीज़ों में यानी कि नींबू में, संतरे में, खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर
33 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा खासा है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि मरीचिका का कारण क्या है। फ्रेंड्स कभी कभी आप देखते हैं कि जब लू के दिन आता है, लू, ठीक है, यानी कि लू के दिन आता है, तो उस समय क्या होता है, तो कहीं हम लोग जाते हैं 12-1 बजे लगभग, आप सब प्रैक्टिकली आप सब जानते होंगे, तो कहीं दूर दिखते हैं हम लोग, दूर नज़र पड़ता है, तो लुक यानी कि लगता है कि रोड पर क्या पानी चल रहा है, ठीक है, ऐसा लगता है, ठीक है, तो उसको ही क्या बोलते हैं, मृग मरीचिका। मृग मरीचिका है जो फ्रेंड्स रेगिस्तानों में दूर से देखने के बाद लगता है कि पानी चल रहा है, पानी है, तो वहाँ पर जाता है मृग, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं रहता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मृग मरीचिका। तो इसका कारण क्या होता है, इस किस वजह से आपको पानी के जैसा दिखाई देता है, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता, कौन सा क्रिया आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, ठीक है, ये नहीं होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि पॉलीकॉट किसका मिश्रण होता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पॉलिस्टर एवं कपास का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मामान यानी किसमें होता है, किसका होता है, ठीक है, यानी कि सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका होता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करो तो इसका करेक्ट हो जाएगा एलपीजी, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। चलिए ये भी नोट करते चलिएगा, नोट करिएगा तो नोट कर लीजिए कितना होता है, तो 55,000, ठीक है, यानी कि 55,000 होता है, ठीक है, केजी पर 37 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं कौन कौन। इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है कि 38 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइड्रोजन, ठीक है, यानी कि सर्वाधिक ब्रह्मांड में पाए जाने वाला हाइड्रोजन तत्व है। जबकि भू प्रॉपर्टी पर पूछेगा तो ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये भी पूछता है कि हाइड्रोजन का आविष्कार कौन किया था, हेनरी कैवेंडिश, कब, 1766 में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के यानी कि साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीलियम, ठीक है, यानी कि हीलियम को गोताखोर जो हैं, जो पानी में डूबकर कुछ पता लगाते हैं, उनको यानी कि ऑक्सीजन में हीलियम डाला जाता है, यानी कि मिश्रित उसको मिलाया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है कि 40 नंबर के बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पॉलीएमाइड। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो बड़ी ग्रंथि आपको पता होना चाहिए, ये है आपका यकृत, प्रिंकियाज बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अमीनो अम्ल का बहुलक क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोटीन, ठीक है। अमीनो अम्ल का बहुलक क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था, बर्जिलियस किया था, ठीक है। अमीनो अम्ल का चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, ठीक है, यानी कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, तो इसको नोट करते चलिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इलियम में, ठीक है, इलियम कहाँ पर, इलियम में। तो फ्रेंड्स उसको क्या बोलते हैं, छोटी आंत, ठीक है, यानी कि क्षुद्र आंत भी कहा जाता है। छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। फ्रेंड्स ये भी पूछता है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी है, तो 7.5 मीटर, कितना है, 7.5 मीटर है, ठीक है। छोटी आंत जो है फ्रेंड्स इलियम का ही भाग है, ठीक है, जहाँ भोजन का पूर्ण पाचन वहाँ पर होता है, ठीक है, यानी कि छोटी आंत में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर कि प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है। ठीक है, प्रस्रव्य ध्वनि। तो फ्रेंड्स ए आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, घोड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, संकेत भेजने में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अग्र मस्तिष्क जो है आपको सोचने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 46 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लार किसके यानी कि पाचन में मदद करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टार्च। लार जो है यानी कि भोजन को गीला करता है, आप भोजन को लुगदी बनाता है, आदि कार्य में लार का काम है। ठीक है, ताकि कोई भी, जैसे कि हम लोग भोजन खाते हैं तो आसानी से क्या होता है, हम लोग को पेट में चल जाता है, यानी कि निगल लेते हैं। अगर लार जो है फ्रेंड्स अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, भोजन नहीं पचा सकते हैं। ठीक है, यानी कि आसानी से भीतर नहीं जाएगा, ये सबसे बड़ा परेशानी हो जाएगा। ठीक है, लार पूछता है फ्रेंड्स कि लार जो है कैसा एंजाइम है, तो एमाइलेज होता है। ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए ये भी पूछता है फ्रेंड्स कि भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, शुरुआत होता है, तो मुंह से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जस्ता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 48 नंबर की प्रखनली शिशु के मामले में आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निषेचन माता के शरीर में बाहर होता है। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि थैलेसीमिया 49 नंबर क्वेश्चन है कि थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रक्त जो है फ्रेंड्स, यानी कि थैलेसीमिया में यानी कि क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर की वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। ठीक है, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 सितंबर 1972 को। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है, तो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तापीय ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको कौन सा असत्य बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य यानी कि विधि के तहत प्राप्त मृत्युदंड की सजा को राज्यपाल माफ कर सकता है। तो फ्रेंड्स कभी नहीं। ठीक है, कभी नहीं माफ करेगा राज्यपाल, मृत्युदंड को कभी नहीं माफ करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन करता है, राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत, 72। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति यानी कि आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यानी कि निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था। ठीक है, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 99 संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, चलिए कब आया था, 2015 में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 54 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि किस माध्यम द्वारा। तो फ्रेंड्स एक कौन हटा सकता है, संसद द्वारा। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा, महाभियोग लगाकर अनुच्छेद 61। ठीक है, यानी कौन हटा सकता है, संसद द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य को विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 371 के ए। ठीक है, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। इससे भी प्रश्न बनता है, क्या बनता है, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि 71 के बी पूछ लेगा। ठीक है, जैसे नागालैंड के पूछा है तो 71 के ए। ठीक है, अब पूछेगा आसाम के तो 71 के बी। अब पूछेगा 71 के सी तो मणिपुर। ठीक है, यानी कि 71 के सी अनुच्छेद मणिपुर।
71 के डी पूछेगा तो आंध्र प्रदेश, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 71 के पूछा है तो नागालैंड, 71 के बी पूछेगा तो आसाम, 71 के सी पूछेगा तो मणिपुर, 71 के डी पूछेगा तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर कि राज्यसभा के लिए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कितने वर्ष, यानी कि 6 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष। आर्टिकल किस में है, 83 के पहिलका में है, ठीक है, 83 के पहिलका में है। चलिए अगला क्वेश्चन है 57 नंबर कि सूचना अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, ठीक है। सूचना अधिकार नियम कब लागू हुआ था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर कि देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यथा यानी कि भेजने का अधिकार किसके पास है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर देखेंगे कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, ठीक है। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1950 में, कब, 1950 में। अब नीति आयोग से योजना आयोग का स्थापना, देखिए फ्रेंड्स, योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था तो 1950 में, और नीति आयोग का पूछेगा तो कब हुआ था 2015 में, ठीक है, ऐसे पूछता है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये क्या है प्रश्न, क्या पूछा है कि नीति आयोग के विषय में कौन सा एक सही नहीं है। अच्छा चलिए देखते हैं कौन सही नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि इसमें पूर्णकालीन अध्यक्ष होता है, ऐसा बात नहीं है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होता है, ठीक है। ये सारे सही है, यानी कि 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। इसका गठन अभी बताएं आपको योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन आपका कि निम्न संविधान संशोधन में से किसके द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोध प्रावधान किए गए थे। 52वां संविधान संशोधन, यानी कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स पूछता है कि दल बदल अधिनियम किस अनुसूची में है, तो 10वां अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में है, ठीक है, इसको याद रखेगा। तो किसके द्वारा, किस संशोधन के द्वारा, तो 52वां संविधान संशोधन 1985, ठीक है, इसको याद रखेगा, 1985, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1985। ये भी पूछता है 69, फ्रेंड्स आपको बता रहे हैं कि 69 के तहत यानी कि दिल्ली को राजधानी की दर्जा दिया गया है 69 के तहत, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 56 क्या है और 54 संशोधन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर कि निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाता यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं यानी कि नोटा विकल्प का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। किसमें होता है, यानी कि लोकसभा और विधानसभा में, ठीक है। विधानसभा लोकसभा के चुनाव होता है तो जिसको मन नहीं है कि हम किसी को वोट न दें तो वो नोटा चूज कर लेता है विधानसभा और लोकसभा में। और राज्यसभा में आपको पता होना चाहिए कि यानी कि एकल संक्रमणीय द्वारा चुनाव होता है और विधान परिषद में भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पढ़ के फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा यानी कि अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि ऑस्ट्रिया के वियना में, ठीक है। इसका स्थापना की बात करें तो फ्रेंड्स 29 जून कब, 1957 को हुआ था, 29 जून 1957 को, ठीक है। इसको 29 जुलाई है, ठीक है, 29 जुलाई है 1957 को, ठीक है। इसको चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स बताइएगा WTO का मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी में किसका है, रोम में किसका है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस वर्ष यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष घोषित किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2023 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 64 नंबर के राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं। तो 29 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस, किसके जन्मदिन पर, मेजर ध्यानचंद, ठीक है, यानी कि हॉकी के जादूगर किसको कहते हैं, मेजर ध्यानचंद को, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस उनके जन्मदिन पर मनाते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर यानी कि 65 नंबर के हाल ही में नाटो यानी कि साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है।
तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया बना है, तो इसको ये याद कर लीजिएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस राज्य को यानी कि तंबाकू खपत को नियंत्रित करने का प्रयासों को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस का पुरस्कार यानी कि 2022 में प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स वो राज्य है आपका झारखंड। ठीक है, झारखंड, इसको याद रखिएगा, झारखंड को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर कि देश बंधु के नाम से किसे जानते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक। ठीक है, याद रखें, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक। ठीक है, और कर्पूरी ठाकुर को जो बिहार से संबंधित है उनको क्या जानते हैं, जननायक। ठीक है, यानी कि उनका उपनाम है जननायक। CF एंड्रूज। ठीक है, आपको बताना है कि इनका नाम क्या है, उपनाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का बताना है, वो कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन है 68 नंबर की BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में BC रॉय पुरस्कार। ठीक है, इसकी शुरुआत की बात करें तो फ्रेंड्स 1962 में हुआ था। BC रॉय पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, 1962 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करो तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरुंधति रॉय द्वारा क्या लिखा गया है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, विक्रम सेठ द्वारा लिखा गया है क्या, सुटेबल बॉय। ठीक है, गोल्डन गेट, ये भी लिखा गया है विक्रम सेठ द्वारा, सुटेबल बॉय और गोल्डन गेट। ठीक है, और आपको बता दूं कि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि मेघना देसाई द्वारा, इसके द्वारा रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघना देसाई द्वारा। ठीक है, अनीता देसाई द्वारा क्या लिखा गया है, क्राई द पिकॉक। ठीक है, यानी कि 1963 में प्रकाशित हुआ था। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास यानी कि रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गीतांजलि श्री को। ठीक है, ये है लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये मैथ से रिलेटेड प्रश्न है, तो फ्रेंड्स इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, आज जीत सकते हैं करोड़ रुपया। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ बात नहीं है, आपको आना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आपका मेरा कंटेंट कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नए यानी कि पार्ट 4 लेकर आएंगे। ठीक है, पार्ट 4 लेकर आएंगे बहुत ज़बरदस्त और कंटेंट के साथ। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद जय भारत।